हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो आज हम इस लेक्चर में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जो है गॉस लॉ। ठीक है। और एक काम करेंगे हम लोग, ये इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को समझने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3 या 4 इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। और उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम या जेडब्ल्यू नीट एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके। तो देखो, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। यानी आप बोल सकते हो, मतलब ये जो टॉपिक है यानी गॉस लॉ, ये गॉस ने कुछ स्टेटमेंट दिया था। ठीक है। तो सिंपल स्टेटमेंट क्या दिया था गॉस ने? हाँ, आप पढ़े होंगे शायद, है ना। तो गॉस ने बोला, क्या बोला, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, है ना। इट स्टेट्स, इट मतलब गॉस लॉ स्टेट्स। ओके। तो गॉस ने बोला कि टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, ओके, क्लोज सरफेस इज 1/epsilon naught टाइम्स। ओके। तो गॉस ने ये बोला 1/epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है। तो गॉस ने हमें ये बोला। ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसको समझने के लिए हम लोगों को एक टॉपिक को समझना होगा जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्लक्स लिखा, आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको मैंने लास्ट क्लास में यानी लेक्चर नंबर 27 में समझाया था अच्छे से, व्हाट इज फ्लक्स, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना बोर्ड एग्जाम के लिए या जेडब्ल्यू नीट एग्जाम के लिए, तो उस टाइप का क्वेश्चंस को मैंने वहाँ पे भी सॉल्व कराया। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोल दिया, क्या बोला था कि हर टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और कौन सी बुक से? एसएल अरोड़ा बुक से। ठीक है। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। और मैंने एक काम किया कि जो प्रीवियस ईयर जेडब्ल्यू की क्वेश्चन है या नीट की क्वेश्चन है, उनको मैंने सॉल्व कराया वहाँ पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है अगर आप जेडब्ल्यू या नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आजकल आप जानते हो इतना बच्चे एग्जाम देने आते हैं ना। तो दिस इज़ वेरी मच कॉम्पिटिटिव दिस डेज। तो आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली पढ़ना होगा। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना एकदम कंपलसरी है। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तब आपका दिमाग में वो क्लियर आइडिया आ जाएंगे कि किस टाइप की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। ओके। तो देखो, इसको हम लोग अच्छे से धीरे धीरे समझेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ समझ लो कि ये जो गॉस लॉ है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी गॉस लॉ की यूज़ क्या है। ठीक है। देखो ध्यान से। तो आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, टॉपिक का नाम था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ठीक है। तो ये लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, इन्फिनिटी टू इस तरह से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब इसे डॉट डॉट लगा सकते हो। तो ये जो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, इस वायर की वजह से थोड़ी सी दूरी पे, कितना डिस्टेंस दूरी पे, लेट्स से आर डिस्टेंस दूरी पे, और इस वायर में चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। ठीक है। तो ये जो वायर है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला था, हम लोगों ने डिराइव किया था, एक प्रोसेस था ना। तो हम लोगों ने डिराइवेशन मैंने वो भी कराया। ठीक है। आप लोग देख लेना प्लेलिस्ट में, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, किस तरह से कंप्लीट डिराइवेशन किया जाता है वो मैंने दिखाया था। ठीक है। तो देखो, इसको डिराइव करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे, डिराइव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, इस तरह से यहाँ पे एक dl एलिमेंट लिया था, या तो dx बोल सकते हो। ये dx एलिमेंट इज x डिस्टेंस अवे फ्रॉम दिस सेंटर, है ना। तो नीचे भी यहाँ पे dx एलिमेंट लिया था, ये dx है। ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो चार्ज होंगे ना, dx एलिमेंट पे dq चार्ज है, मतलब छोटा सा स्मॉल चार्ज है। ठीक है। तो यहाँ से इतनी सी दूरी पे क्या मिलेंगे हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, और उसका डायरेक्शन होंगे ये। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कहा डीई, मतलब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कि बिकॉज ऑफ स्मॉल चार्ज। तो इस डी का कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। तो ये जो डी एक्स है, इसकी वजह से भी यहाँ पे क्या मिलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, डी है ना। तो फिर
इसका भी कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, ठीक है। तो बेसिकली ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे बिकॉज दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। एकदम डिटेल्स में हमने इसको समझा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होंगे, इस कंपोनेंट को हमने पाया था डी कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट, यहाँ पे दो कंपोनेंट है, दोनों ही डी कॉस थीटा है। ठीक उसी तरह से हमने क्या किया था कि एक डी कॉस थीटा को लिया, फिर इंटीग्रेशन किया, है ना। तो डी कॉस थीटा को हमने इंटीग्रेशन किया, उसके बाद हमें मिला टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो देखो ये जो इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर आया, तो आंसर कितना आया था, तो वाइस के लैम्डा बाय आर, ठीक है। तो ये आंसर आया था। मतलब बेसिकली ये जो फॉर्मूला है, ये किसकी फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इतना सा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, और ये पॉइंट इस वायर से r डिस्टेंस दूरी पे है। तो इसकी जो डिराइवेशन है आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछेंगे, मतलब बोलेंगे कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट ए डिस्टेंस r, ओके, फ्रॉम द वायर, ऐसे बोलेंगे। और वहाँ पे मेंशन करेंगे कि यूजिंग गॉस लॉ या विदाउट यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, विदाउट यूजिंग गॉस लॉ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। इतना एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप देख लेना वीडियो में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग गॉस लॉ की मदद से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकते हैं, मतलब यही जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को यहाँ पे निकल सकते हैं हम लोग, ठीक है, बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो ये कंपैरेटिवली आसान है। ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पे एक लंबा इंटीग्रेशन भी था, ठीक है। फिर भी मैंने उसको डिटेल्स में अच्छे से समझाया, बेसिक से, ठीक है। जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता उनको भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आप लोग देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखो इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ की मदद से हम लोग निकल सकते हैं, लेकिन कैसे, किस तरह से निकल सकते हैं, और ये आसान है ना। तो कैसे निकल सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यानी मतलब ये जो है प्रोसेस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की, ये इसी को हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। मतलब यहाँ पे हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे और गॉस लॉ की मदद से, बाय अप्लाइंग गॉस लॉ, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से और दो एप्लीकेशन से, एक है सीट के लिए, प्लेन सीट के लिए एप्लीकेशन होंगे, है ना। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन सीट, ठीक है। एक सीट दिया रहेंगे और उससे थोड़ी सी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, वहाँ पे भी हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकते हैं, ठीक है। और एक होंगे एप्लीकेशन, वो होंगे अगर एक सपोज एक स्फेयर है, ठीक है। तो उस स्फेयर से इनसाइड पे और बाहर, स्फेयर के बाहर, मान लो एक फुटबॉल इमेजिन करो, ठीक है। तो फुटबॉल की बाहर, फुटबॉल में क्या है, पूरा का पूरा फुटबॉल के सरफेस में चार्ज है, ठीक है। तो उस फुटबॉल से थोड़ी सी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। कैसे, किस तरह से निकालोगे उसको हम लोग गॉस लॉ की मदद से निकल सकते हैं, ठीक है। तो गॉस लॉ की यानी एप्लीकेशन है वो, ओके। तो गॉस लॉ समझ में आने के बाद आप लोग गॉस लॉ की एप्लीकेशंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और गॉस लॉ को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा, फ्लक्स, ठीक है। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग क्या समझेंगे, गॉस लॉ को। और ये तो मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में समझा दिया, लेकिन फिर भी अब तो अभी जाके नहीं देखोगे, है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, अदरवाइज फील नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। ओके, ध्यान से देखो अभी। तो ये है लेट्स से एक सीट, ये प्लेन सीट है, इट मीन्स इट इज एन एरिया। तो इस एरिया के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहे हैं ना, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ये पेन को मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर पासिंग थ्रू दिस एरिया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, फ्लक्स है। तो फ्लक्स यानी आप बोल सकते हो कि अगर कोई भी सरफेस की थ्रू पास हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, वहाँ पे फ्लक्स है। तो अगर यही सरफेस मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पास हो रहा है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे फ्लक्स होंगे, बोलो, आंसर इज नो। तो यहाँ पे फ्लक्स नहीं होंगे क्योंकि ये ऊपर से गया इस तरह से, तो सरफेस की थ्रू पास होना होगा, तब क्या होंगे, वहाँ पे फ्लक्स होंगे, ठीक है। तो यही आप याद रखना, बाकी आराम से हो जाएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, तो फ्लक्स की जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स की फॉर्मूला है E डॉट डी ए। तो डी ए को अगर आप नहीं लिखना चाहते, मतलब डी ए क्या है, एक छोटा सा डिस्टेंस, तो आप ए भी लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो ई डॉट एरिया, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये थीटा क्या है, थीटा इज ऑलवेज द एंगल बिटवीन दिस टू फैक्टर्स जिसका आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो,
ठीक है। तो यहाँ पे ई और ए के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ऑब्वियसली ये जो एरिया है, एरिया के ऊपर वेक्टर है, मतलब एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन भी है ना, तो डायरेक्शन कौन सी होंगे? देखो ये एरिया है, मेरा हथेली, देखो अगर ये एरिया है, इसका डायरेक्शन होंगे ये, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एरिया का डायरेक्शन इज ऑलवेज 90 डिग्री और परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो यहाँ पे दो सरफेसेस है, एक ऊपर एक नीचे, तो नीचे की सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होंगे, डायरेक्शन होंगे एरिया के ये होंगे, ठीक है, और ऊपर की सरफेस के लिए एरिया के डायरेक्शन ये होंगे। आया समझ में? ओके। तो यहाँ पे देखो, लेट्स से एक कंसीडर करते हैं, ये एक एरिया है, तो इस एरिया की जो डायरेक्शन होंगे मान लेते हैं ये है। ओके, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, है ना, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं। तो इस केस में जो थीटा होंगे, थीटा विल बी दिस एंगल, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है ये थीटा है। ओके, तो यहाँ पे थीटा कुछ होंगे लेट्स से 30 डिग्री। तो अगर ऐसा इस तरह की केस हुआ, ये एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रहे हैं, है ना, तो इस केस में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया का जो डायरेक्शन है सेम है। तो इस केस में दोनों के बीच में थीटा कितना होंगे? 0 डिग्री होंगे। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं दो वेक्टर्स, तो उस केस में थीटा इन बिटवीन देम कितना होंगे? हाँ बोलो कितना होंगे? 180 डिग्री, ठीक है। तो जब भी दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तब दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे? 180, और सेम डायरेक्शन में होंगे दो वेक्टर्स, तब एंगल बिटवीन देम विल बी 0 डिग्री। इजी कॉन्सेप्ट है ये सब। हाँ, अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या पाया कि इस केस में इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के थ्रू जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स है, डेफिनेटली है। तो अगर मैंने इस सरफेस को ऐसे कंसीडर किया, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहे हैं ना, तो इस केस में फ्लक्स कितना होंगे? 0 होंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दिस इज नॉट पासिंग थ्रू दिस सरफेस, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, मतलब इस फॉर्मूला की मदद से। देखो फाई की फॉर्मूला क्या है? ई डॉट ए, तो ई लिखा, ए लिखा है ना, तो कॉस थीटा कितना होंगे? थीटा इज 90 डिग्री। क्यों बोलो, क्यों होंगे 90? थीटा इज 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो एरिया है, ये एरिया ऐसे है ना, तो इस एरिया की जो डायरेक्शन होंगे ये होंगे, तो यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, है ना। यस, ओके। तो अगर दोनों के बीच में एरिया एंगल 90 डिग्री होंगे, तो क्या होंगे? अभी cos 90 को आप लिख सकते हो, कितना लिखोगे? 0 डिग्री, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आप बोल सकते हो फ्लक्स इज हाउ मच? 0, ठीक है। cos 90 की वैल्यू कितना है? 0। तो फ्लक्स यहाँ पे हमें कितना मिलेंगे? 0 मिलेंगे इस केस में, ठीक है, और यहाँ पे कुछ फ्लक्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें अच्छे से एक चीज समझ में आया कि फ्लक्स कब होंगे? जब एरिया के थ्रू पास होंगे, ठीक है। ओके, अगर एरिया के थ्रू पास नहीं होंगे तो देयर इज नो फ्लक्स, यही याद रखो। बाकी आराम से आप गॉस लॉ को समझ पाओगे। एक बार आपको गॉस लॉ समझ में आया, आपको जो एप्लीकेशन है ना, गॉस लॉ की एप्लीकेशन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको डिराइव करने के लिए देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा रहेंगे कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वायर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट यूजिंग गॉस लॉ। वहाँ पे डायरेक्टली आपको 3-4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो उसको सोल्व कब कर पाओगे? जब आप इसे अच्छे से समझोगे। एकदम मैं डिटेल्स में बेसिक से समझा दूंगा, आप बने रहना, ठीक है। ओके, तो और एक काम करो ना, आप लोग पेपर पेन लेके अच्छे से बैठ जाओ, ठीक है। और एक चीज़ मैं अभी बता देता हूँ, वीडियो ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबा होने वाला है ना, क्योंकि हम लोग साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। टॉपिक को समझेंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो गॉस लॉ की जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या कहता है हमें कि टोटल फ्लक्स that is coming out through a closed surface is equal to how much? Q by epsilon naught। ओके, देखो फॉर एग्जांपल लेट्स से एक हम मान लेते हैं ये एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, ये एक क्लोज सरफेस है। तो इसके अंदर हमने क्या रखा? एक चार्ज रखा, लेट्स से Q अंदर रखा इस बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे इस चार्ज से अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे इस तरह से, है ना, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेंगे। ओके, तो अगर हर सरफेस से हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, तो अब बोल सकते हो यहाँ पे क्या है? फ्लक्स है, क्योंकि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू द सरफेसेस। ओके,
तो गॉस ने बोला अगर ये क्लोज सरफेस है, यहाँ पे जो फ्लक्स होंगे टोटल फ्लक्स दैट इज इक्वल टू हाउ मच, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब अंदर जितना चार्ज है क्यू है, तो यहाँ पे क्यू लिखना होगा। अनदर एग्जांपल ले लो, लेट्स से एक हमने इस तरह से फुटबॉल इमेजिन किया, ये एक स्फेयर है, ठीक है। तो इस फुटबॉल की केस में अंदर हमने एक चार्ज रखा, ठीक है, लेट्स से 2q रखा, ओके। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे हर डायरेक्शन में। यानी ये जो फुटबॉल की सरफेस है, यानी ये जो स्फेयर की सरफेस है, इस सरफेस की थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी फ्लक्स होंगे क्योंकि सरफेस से पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होंगे कितना होंगे, 2q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे q लिखा और यहाँ पे 2q लिखा। क्यों ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि गॉस ने बोला इनसाइड द क्लोज सरफेस कितना चार्ज है उसको लेना होगा, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 कूलम चार्ज रखा, 3 कूलम, ठीक है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। मतलब कूलम क्या है, चार्ज की SI यूनिट, ओके। तो यहाँ पे हमने अच्छे से एक चीज समझा कि गॉस लॉ की जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ एक स्टेटमेंट है ना। तो स्टेटमेंट क्या है कि फ्लक्स कितना होंगे यहाँ पे, टोटल फ्लक्स, ओके। टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब इनसाइड द क्लोज सरफेस कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना ही है। गॉस ने इतना कह दिया और इसको हम लोग यूज करके बहुत सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये जो दोनों मैंने सरफेसेस बनाया, दोनों सरफेसेस क्या है, सिमेट्रिक सरफेसेस है। मतलब अब बोल सकते हो कि ये बायलैटरल या तो सिमेट्रिक, तो मालूम है आप लोगों को, है ना, ओके। तो सिमेट्रिक सरफेस है। तो एसिमेट्रिक सरफेस लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमने एक एसिमेट्रिक सरफेस लिया, तो ये इस एसिमेट्रिक सरफेस के अंदर चार्ज रखा हमने 5q, ओके। तो इस चार्ज से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, सरफेस की थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे भी फ्लक्स होंगे और यहाँ पे जो फ्लक्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 5q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एक एग्जांपल ले, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन है आपको तो नहीं पता, हम लोग हर केस को कंसीडर करेंगे। लेट्स से ये एक एमीबा टाइप का कुछ स्ट्रक्चर, एमीबा मालूम है आप लोगों को, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भी एसिमेट्रिक है। तो अंदर मैंने चार्ज रखा 3q और यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा 2q, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगे, है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इस केस में आपको पूछा फ्लक्स कितना होंगे, आप क्या आंसर दोगे, फाई इज इक्वल टू कितना बोलोगे, तो फाई इज इक्वल टू बोलोगे आप 3q बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो यहाँ पे 2q को कंसीडर क्यों नहीं किया, क्योंकि दिस 2q इज नॉट एनक्लोज्ड इनसाइड दिस सरफेस, ठीक है। तो गॉस ने क्या बोला कि क्लोज्ड होना होगा, एनक्लोज्ड होना होगा। मतलब गॉस ने बोला कि ये जो चार्जेस है ये सरफेस के अंदर रहना होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप अगर एकदम सीधी भाषा में लिखना चाहते हो, आप लिख सकते हो फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो गॉस ने तो ये कह दिया, हमने मान लिया, है ना। लेकिन अगर पूछे कि इसका प्रूफ क्या है, क्या बोलोगे आप, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी मतलब चीज़ों को हम लोग वेरीफाई करके देखना होता है ना। तो बेसिकली क्या है, गॉस ने जो कहा कि इनसाइड अगर कोई भी चार्ज ले तो हम लोग इस स्टेटमेंट को यानी इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो इसको अगर वेरीफाई करने दे कि एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं, गॉस ने जो कहा वो करेक्ट है कि नहीं, तो उसको आप कैसे प्रूफ करोगे, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हम उसको समझेंगे कि गॉस लॉ को कैसे किस तरह से प्रूफ यानी आप बोल सकते हो वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए एकदम सिंपल सा एक सेटअप लेंगे, एक कंसीडर करेंगे चीज़ों को, है ना। तो आप लोग एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। ओके, तो आया ना अभी समझ में, इजी है ये सब चीज़ें, इंटरेस्टिंग भी है, दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को हम लोगों ने एकदम तोड़ मरोड़ के अच्छे से समझा, ठीक है, एकदम डिटेल्स में समझा। और इसी को हम लोग अभी क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि गॉस लॉ ने जो कहा, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। देखना,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेटअप लेंगे, ठीक है। तो सेटअप क्या है, इमेजिन करो ना, एक एक इमेजिन करो एक स्फेयर है, ठीक है, हॉलो स्फेयर। ओके, तो ये है एक हॉलो स्फेयर, वाह परफेक्ट स्फेयर। ओके, देखो ये जो हॉलो स्फेयर है, यहाँ पे लिख देते हैं ना, हॉलो स्फेयर। ओके, तो इसके अंदर मैंने क्या रखा, एक चार्ज रखा, एकदम बीचों बीच एक चार्ज रखा, क्यों, और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, ऑब्वियसली आप जानते हो। तो इस सरफेस से, मतलब ये जो सरफेस है, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलेंगे। तो ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, ये जो चार्ज है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेंगे। मुझे एक बात बोलो, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में निकलेंगे? यस, ऑब्वियसली निकलेंगे। तो इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से निकलेंगे। लेकिन मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि डायग्राम गंदा हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इमेजिन करना, इस चार्ज से 3 डिमेंशन में हर डायरेक्शन में क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। और मैंने यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया ताकि डिसिप्लिन रहे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ये जो सरफेस है, ठीक है, तो हमें तो प्रूफ करना है ना। प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होते हैं, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लेंगे, ठीक है। तो ये जो छोटा सा एरिया है, इसको हमने बोला सपोज डी है। तो एक चीज मैंने आपको बोला था कि जो एरिया वेक्टर है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो ये जो एरिया है इस तरह से है, इमेजिन करो, है ना। तो इस तरह से ये तो एक फुटबॉल है, इमेजिन करो फुटबॉल है ना, एक स्फेयर है। तो ये होंगे एरिया, ये जो डी ए स्मॉल एरिया है ये है। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होंगे दैट विल बी दिस वन। ओके, तो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आ रहे हो समझ में, इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ से आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे। सो दिस वन विल बी द एरिया वेक्टर, और इसको हमने लिखा सपोज डी ए, ठीक है, क्योंकि स्मॉल एरिया है डी ए। तो पूरा का पूरा एरिया उसको हम लोगों ने सपोज कैपिटल ए कह दिया, ये स्मॉल एरिया है डी ए कह दिया, ये सब इजी चीजें हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज समझ में आ रहे होंगे आपको कि ये जो एरिया है, इस एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब इस छोटी सी एरिया पे क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे। तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली आपके पास फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल टू कितना, ई डॉट डी ए लिखोगे इस पर, ठीक है, क्योंकि छोटी सी एरिया। तो ई डी ए ये तो डॉट प्रोडक्ट है, आप लिखोगे कॉस थीटा। तो अभी देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल कितना होंगे, 0 डिग्री, है ना। तो कॉस 0 की वैल्यू कितना, कॉस 0 की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे बेसिकली आपको फ्लक्स मिलेंगे ई डी ए, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? ओके, तो देखो एक चीज, ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स छोटी सी एरिया के लिए मिला, इसका मतलब यहाँ पे स्मॉल फ्लक्स होंगे। तो इस स्मॉल फ्लक्स को हम लोग समझाएंगे डी फाई से, ठीक है। तो यानी स्मॉल फ्लक्स डी फाई किस लिए मिला, किसकी वजह से मिला, छोटी सी एरिया डी ए की वजह से मिला, ठीक है। तो बेसिकली हमें स्मॉल फ्लक्स डी फाई मिल गया, ठीक है। तो अभी देखो ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इस पूरा का पूरा एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहे, वही तो बोला मैंने, है ना। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे एक डी ए कंसीडर करें, यहाँ पे एक डी ए कंसीडर करें, ऐसे बहुत सारा डी ए मिलेंगे कि नहीं। तो हर डी ए के लिए क्या मिलेंगे, इस तरह से यहाँ पे भी डी फाई मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी डी फाई मिलेंगे, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे इस तरह से पूरा का पूरा स्फेयर में अगर हम इस तरह से डी ए छोटी छोटी एरिया को कंसीडर करें, ठीक है, तो हर छोटी छोटी एरिया के लिए हमें क्या मिलेंगे, डी फाई मिलेंगे, यानी स्मॉल फ्लक्स मिलेंगे। या समझ में? ओके, तो कितना डी फाई मिलेंगे क्या आपको पता है? नहीं पता है। कब पता होता, जब आपको यहाँ पे कितना डी ए है पता होता। सपोज यहाँ पे 100 डी ए है, तो उस केस में एक डी ए के लिए डी फाई कितना मिला, इतना सा।
तो 100 डी होता तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देता, तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना होता 100 इंटू ए डी ए। ठीक है, तो अभी हमें बेसिकली पता नहीं कितना डी है, तो ये भी पता नहीं कि कितना डी फाई होंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की मदद लेंगे। तो इंटीग्रेशन हमें क्या क्या करके देंगे, इंटीग्रेशन हमें सब डी फाई को जोड़ के देंगे और टोटल फाई को निकल देंगे। ठीक है, तो देखो टोटल फ्लक्स, तो हम क्या लिखेंगे अभी, टोटल फ्लक्स जिसको हमने सपोज फाई बोल दिया, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, है कि नहीं, यस। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई को हम लिख सकते हैं ई डी ए। ठीक है, तो डी फाई को हमने रिप्लेस कर दिया, तो क्या मिला हमें, ई डी ए। ठीक है यहाँ तक, ओके। तो अभी मुझे एक चीज का आंसर देना, एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये कांस्टेंट है, हाँ बोलो क्या ये कांस्टेंट है, यस, ऑब्वियसली दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है कांस्टेंट कब नहीं होते, जब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेट्स से आर मान लिया, तो अगर ये जो आर है ये आर चेंज होता, पहले आर सपोज कुछ था अभी कुछ अलग हो गया, मतलब चेंज हो गया, अगर आर चेंज होंगे तो ये ई चेंज होंगे। अगर ये जो चार्ज यहाँ पे रखा इसको आपने बदल दिया, तो इसको चेंज कर दिया, तो उस केस में भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता। लेकिन अपने इस आर को भी चेंज नहीं किया और क्यू को भी चेंज नहीं किया, तो बेसिकली दिस ई इज नॉट चेंजिंग, यानी आप बोल सकते हो ये जो ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो दैट्स व्हाई क्या करोगे आप, इस ई को आप बाहर लेके आओगे इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो आप लिख सकते हो फाई इज इक्वल टू ई डी ए। ठीक है, ये जानते हो इंटीग्रेशन से बाहर आएंगे अगर कांस्टेंट होंगे तो। ठीक है, ओके। तो ये जो डी ए है, इस डी ए को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। डी ए मतलब क्या, छोटी सी एरिया। अगर इस छोटी सी एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा का पूरा स्फीयर के एरिया मिलेंगे कि नहीं, यस। तो पूरा का पूरा जो स्फीयर के एरिया होंगे उसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखोगे, बहुत लोग भूल जाते हैं ना, आप भी भूले होंगे। ठीक है, याद रखने की तरीका बता रहा हूँ मैं। तो ये जो स्फीयर है, स्फीयर को आप कैसे बना सकते हो, ध्यान से देखो, कहाँ पे ड्रॉ करो, ओके। तो देखो अगर अपने 4 सर्कल लिया, ठीक है, ये क्या है, सर्कल से, तो इन सर्कल्स की कुछ रेडियस होंगे, तो सबका रेडियस मान लेते हैं सेम है। ठीक है, सबका रेडियस सेम है। तो अभी देखो अगर इन सर्कल्स को आप इस तरह से प्लेस करो, ऐसे इस तरह से प्लेस किया 4 सर्कल्स को, ठीक है, तब क्या बनेंगे, तब एक स्फीयर बनेंगे। ठीक है, तो ये सर्कल्स है, सर्कल्स को आपने क्या किया, इस तरह से ऐसे प्लेस किया, तब क्या बनेंगे, एक स्फीयर बनेंगे। ठीक है, तो एक सर्कल का एरिया कितना है, इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 सर्कल्स बन के मिल के क्या बना, एक स्फीयर की एरिया बना। ठीक है, तो इसका मतलब इस स्फीयर के एरिया कितना होंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से याद रखो, है ना, ओके। तो देखो ई डी ए लिखोगे तो डी ए की इंटीग्रेशन क्या होंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखो फाई की हमें वैल्यू कितना आ गया, इतना सा, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो ई है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, और ये पॉइंट कितना दूरी पे है, आर डिस्टेंस दूरी पे है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें मालूम है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ठीक है, ऑब्वियसली ये है, ये चार्ज है, यहाँ से आर डिस्टेंस दूरी पे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ये फॉर्मूला है, आपको मालूम है ना, ओके। तो इस ई की जगह पे आप लिखोगे पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होंगे, ठीक है, इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई की जगह पे हमने ये लिखा फॉर्मूला और यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, तो अभी देखो आर आर सब कुछ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दिस विल बी द टोटल फ्लक्स। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसके अंदर हमने क्यू को रखा, क्यू चार्ज को, तो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स होंगे दैट इज गिवन बाय क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और यही हमें गॉस ने बोला था। तो गॉस ने क्या बोला कि टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब गॉस लॉ वेरीफाई हो गया, हम लोगों ने
ये जो स्टेटमेंट था, गॉस लॉ की जो स्टेटमेंट है उसको हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि इस तरह से ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो अगर ये जो क्लोज सरफेस है यहाँ पे, इसको हमने इमेजिन किया स्फेरिकल सरफेस, अगर क्यूब होता है या क्यूबॉइड होता है, जो भी हो मतलब क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हम लोगों ने हर केस में मतलब हर क्लोज सरफेस की केस में हमें क्या मिलेंगे, यही फॉर्मूला मिलेंगे, ठीक है। तो अब इस लेक्चर से क्या याद रखोगे, हमने जो जो कुछ चीज़ें पढ़ा ना, आप लोग एक बार एक काम करो ना, जो जो पढ़ा उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। तो मतलब जैसे यहाँ पे फ्लक्स के बारे में पढ़ा, फ्लक्स को थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो फिर ये जो गॉस लॉ पढ़ा उसको नोट डाउन कर लो, जो डायग्राम हमने बनाया यहाँ पे जो समझा उसको नोट डाउन कर लो, तब आराम से क्लियर हो जाएंगे चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम लोग एक काम करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी फॉर्मूला के ऊपर यानी गॉस लॉ के ऊपर, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, हेडिंग ऐसे लिख सकते हो कि सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गॉस लॉ, ऐसे लिख दो हेडिंग, है ना। ओके, तो ठीक है, आप लोग नोट डाउन करो। तो इसको मैं मिटा दूँ, है ना। ओके, अच्छे से लिख लो। ओके, तो पहले हम लोग एक एकदम इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा टफ नहीं बोलूँगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो या बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, है ना। लेकिन हम लोगों को बेस बनाना है, फंडामेंटल बनाना है ना। तो फाउंडेशन बनाने के लिए आप लोगों को बेसिक से इजी क्वेश्चन से शुरू करना होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर है, ठीक है। तो ये एक सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर पे हमने क्या रखा, एक चार्ज रखा, कहाँ पे रखा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो नीचे की सरफेस है, ये नीचे की सरफेस क्लोज है, ठीक है। तो ये ऊपर की सरफेस क्या है, ऊपर की सरफेस ओपन है। जैसे एक इमेजिन करो, एक ग्लास है जहाँ पे पानी पीते हो ना आप, ओके। तो ये जो ग्लास है, इस ग्लास के नीचे की सरफेस क्या है, क्लोज्ड है, और ऊपर की सरफेस क्या है, ओपन है। तो आपको पूछा कि यहाँ पे आपने सपोज एक चार्ज रखा, चार्ज कितना रखा, क्यू। तो इस केस में फ्लक्स कितना होंगे वो पूछा आपको, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे फ्लक्स को, ध्यान से देखो। तो ऑब्वियसली गॉस लॉ की क्वेश्चन है, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, आराम से निकल जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो, गॉस लॉ को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, टू अप्लाई गॉस लॉ, ये ध्यान से देखना, ठीक है। टू अप्लाई गॉस लॉ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्लोज सरफेस, ठीक है, क्लोज सरफेस, और क्या चाहिए, सिमेट्रिक सरफेस, ओके। तो एक्चुअल में अगर सिमेट्रिक सरफेस नहीं होंगे तब भी ठीक है, लेकिन क्या है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, ठीक है। मतलब एक्चुअल में क्या है कहानी, कोई बुक है, उस बुक में सजेस्ट करते हैं कि जो गॉस लॉ अप्लाई करोगे तब सिमेट्रिक सरफेस होने से अच्छा है, लेकिन एसिमेट्रिक सरफेस होने से भी आप अप्लाई कर सकते हो, तब क्या होंगे, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगे, कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा टफ हो जाएंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग एसिमेट्रिक सरफेस पे गॉस लॉ अप्लाई नहीं करते, स्पेशली क्लास 12 के सिलेबस में वो आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो सिर्फ सिमेट्रिक सरफेस के लिए ही पूछेंगे, ओके। तो ये जो प्रॉपर्टी है गॉसियन सरफेस की, यानी मतलब जो क्लोज सरफेस है, सिमेट्रिक सरफेस है, इसको हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस क्या है, क्लोज सरफेस और सिमेट्रिक सरफेस, ओके, क्लास 12 की सिलेबस के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये तो ऑब्वियसली एक सिमेट्रिक सरफेस है, लेकिन इसको आप प्रॉपर सिमेट्रिक नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि अगर आप गॉस लॉ यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना होगा कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज एनक्लोज्ड है कि नहीं। क्योंकि गॉस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलते हैं, हमें ये बोलते हैं कि फाई इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, ओके, कितना एनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या यहाँ पे ये जो सरफेस है, ये जो ग्लास है, इसके अंडर है, ये नहीं, मतलब एनक्लोज्ड है, नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे, गॉस लॉ क्या अप्लाई कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन इसको आप लोग यहाँ पे गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हो बाय सम टेक्निक। टेक्निक क्या है, एकदम इजी है। तो आप इमेजिन करो
ऊपर भी अपने इस तरह की एक ग्लास इमेजिन किया, ठीक है। तो आपने क्या किया, ऊपर भी एक इस तरह से ग्लास इमेजिन किया, ठीक है। तो अभी ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस पूरा का पूरा सरफेस के अंदर है, एनक्लोज्ड है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, ये जो फ्लक्स की फॉर्मूला है इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्लक्स इज इक्वल टू हाउ मच, एनक्लोज्ड चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको तो क्वेश्चन में ऊपर के हिस्सा नहीं दिया था, मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो दोनों हिस्से हैं दोनों के लिए फ्लक्स कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो नीचे की हिस्सा है इसके लिए फ्लक्स कितना होंगे, इसका आधा, मतलब इसका आधा बोल सकते हो, हाफ, ठीक है। तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन बोल सकते हो, ठीक है। तो इस केस में जो फ्लक्स होंगे वो फ्लक्स कितना होंगे, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे करना होगा आपको, है ना। ओके, तो अगर मैं पूछूं आपसे यहाँ पे फ्लक्स है कि नहीं, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली है, कितना है, तो आप बोलोगे इतना सा है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन, ठीक है। लेकिन क्यू फ्लक्स है यहाँ पे, वो पूछूं फ्लक्स क्यू है यहाँ पे, तो क्या बोलोगे आंसर, हाँ बोलो। तो आप आंसर इसलिए ये बोलोगे कि इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं ये पास हो रहा है कहाँ से, हर सरफेसेस के थ्रू पास हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है, क्या पता है, अगर सरफेसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, हमें फ्लक्स मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो फ्लक्स क्यों मिला यहाँ पे, क्या बोलोगे आंसर, क्योंकि सरफेसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेसेस के थ्रू पास होते हैं तब क्या मिलेंगे, हमें फ्लक्स मिलेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद एक काम करो ना, आप लोग सॉल्व करने की खुद से कोशिश करो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, आ रहा है कि नहीं समझ में, बोलना कमेंट सेक्शन में, है ना। इससे भी अगर बेसिक से चाहिए तो बोलना, मैं और बेसिक से करा दूंगा, है ना। तो लेकिन आप लोग पढ़ना, ठीक है, बिना पढ़े ही कुछ नहीं होंगे। आलतू फालतू काम तो ज़िंदगी में करते ही रहते हो, है ना। तो साथ में पढ़ाई भी करते जाओ अच्छे से, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर रहे, है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 17.7 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए होलो स्फीयर। ओके, तो चार्ज कितना दिया, पॉजिटिव चार्ज है 17.7 माइक्रोकूलम, ओके, एट द सेंटर ऑफ ए होलो स्फीयर ऑफ रेडियस कितना 0.5 मीटर। कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो बेसिकली फ्लक्स कितना है वो निकालने दिया, ठीक है। तो फ्लक्स डेंसिटी आप कैसे निकालोगे, बोलो, आपको क्या दिया गया, एरिया दिया गया, तो आपको पूछा फ्लक्स डेंसिटी कितना है वो निकालने दिया। तो फ्लक्स डेंसिटी को निकालने के लिए आप लोगों को ऑब्वियसली क्या निकालना होगा, हाँ क्या निकालना होगा, फ्लक्स, ऑब्वियसली, है ना। देखो तो डायग्राम क्या बनाओगे, ये एक स्फीयर है, ठीक है। तो इसका रेडियस है, ये आर कितना है, इतना सा दिया गया। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होंगे उस फ्लक्स को आप लिखोगे फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू कितना दिया गया 17.7 इंटू 10⁻⁻⁶ होंगे, एप्सिलॉन ये माइक्रो है ना। तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 17.7, तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है ना, तो और लंबा हो जाएंगे। तो आप लोग खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो, कर लेना, क्लास 12 की हो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। अदरवाइज एग्जाम में कौन करा के देंगे, है ना। तो खुद से ट्राई करो, फिर एक काम करूँगा मैं, तो फिर यहाँ पे मैं आंसर को डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। तब आप मैच कर पाओगे कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखो फ्लक्स इतना आया, और लिख ही देते एक साथ, है ना। ये जो मैंने क्वेश्चन कराया कहाँ से, एस.एल. अरोरा बुक से, है ना। ये 61 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये एस.एल. अरोरा है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को मैंने लास्ट लेक्चर में किया था, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस फ्लक्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। लेकिन आज की ये जो क्वेश्चंस है ये गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड है, मतलब गॉस लॉ की जो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फार्मूला है उसके ऊपर
बेस्ट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी करेंगे, है ना। और एक चीज़, लास्ट क्लास में एनसीईआरटी बुक के एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जो नेक्स्ट पेज में है, किधर है, रुको। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछे गए। अगर ये समझ में आया आपको, ठीक है, तो जिस तरीके की क्वेश्चन दे या जैसे भी क्वेश्चन दे आपको तोड़ मरोड़ के, तो आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। फंडामेंटल बेसिक आपको क्लियर होना है, ओके। वही है, तो आपका एक बार अगर बेस क्लियर हो गया, फाउंडेशन क्लियर हो गया, तो आपको कोई हिला नहीं सकता, है ना। ओके, तो कितना है आंसर यहाँ पे, 2 × 10⁶। तो इसका आंसर 2 होता है क्या, हाँ, 2 × 10⁶, इतना ईजी है, ठीक है। तो ये फ्लक्स है, तो फ्लक्स की SI यूनिट क्या है, उसको भी रट्टा मत मारो ना। फ्लक्स की SI यूनिट दिखा देता हूँ मैं, देखो कॉन्सेप्ट से लेन देन रखो ना। तो फ्लक्स की फॉर्मूला जो है क्या है, EA, ठीक है। ये cos थीटा का तो SI यूनिट है नहीं, तो हमें क्या चाहिए, फ्लक्स का SI यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट कैसे निकालोगे, देखो एक फॉर्मूला है F = QE, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, F = QE, ये फॉर्मूला है, ये मिला था हमें। तो यहाँ से आप E = क्या लिख सकते हो, F/Q, ठीक है। तो F को लिख सकते हो न्यूटन, और यहाँ पे कूलम, चार्ज की SI यूनिट, तो न्यूटन कूलम इनवर्स लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो SI यूनिट है वो कितना है, न्यूटन कूलम इनवर्स, एरिया का SI यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से याद रखो, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, है ना। तो ऐसे याद रखने से आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगे। तो यहाँ पे फ्लक्स की SI यूनिट क्या लिखोगे, न्यूटन कूलम इनवर्स। तो ये मिला हमें फ्लक्स। तो आपको पूछा डेंसिटी कितना होंगे, फ्लक्स डेंसिटी। तो ऑब्वियसली डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग यही सोचते रहते हैं कि डेंसिटी मतलब क्या सोचते हैं लोग, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये सोचते हैं। अगर मैं सपोज मास की जगह पे चार्ज लिख दिया, तो इस केस में क्या होंगे, इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, चार्ज बाय वॉल्यूम, है ना। तो इसको भी डेंसिटी बोलेंगे। तो डेंसिटी मतलब क्या, कितनी वॉल्यूम पे कितना है, ठीक है। तो देखो दोनों डेंसिटी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे मास डेंसिटी, और इसको हम क्या लिखेंगे, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अगर सपोज मैंने लिखा नंबर बाय वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम में कितना नंबर है, इसको हम बोलेंगे नंबर डेंसिटी, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम में कितना, एक रूम है, वॉल्यूम है ना, उस वॉल्यूम में, उस रूम में कितना लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे नंबर डेंसिटी, ओके। तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी पूछा, इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे लिखो फ्लक्स बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, फ्लक्स डेंसिटी। तो अभी एक चीज ध्यान से देखना, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी के फॉर्मूला क्या होंगे, फ्लक्स बाय वॉल्यूम इस हिसाब से। लेकिन क्या फ्लक्स वॉल्यूम पे है, वॉल्यूम पे रहते हैं, नहीं रहते। तो फ्लक्स कहाँ पे होता है, फ्लक्स इज ऑलवेज ऑन द सरफेस। तो सरफेस से जो जा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसे हम फ्लक्स बोलेंगे, यानी फ्लक्स सरफेस पे होंगे। सरफेस मतलब एरिया, तो आप यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लिख सकते। तो वॉल्यूम लिखोगे क्या समझेंगे, कि कितना वॉल्यूम पे कितना फ्लक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कितना एरिया पे कितना फ्लक्स है, ठीक है। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या है, कितना एरिया पे कितना फ्लक्स है, ठीक। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम में चार्ज एक्चुअल में नहीं रहता, कंडक्टर होंगे तो क्या होंगे, चार्जेस सरफेस में रहेंगे, सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे क्या रहेंगे, चार्ज रहेंगे। तो उस केस में आप चार्ज बाय एरिया लिखोगे, ठीक है। ठीक उसी तरह करंट डेंसिटी क्या होंगे, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को आप लिखोगे करंट बाय वॉल्यूम, है ना। तो करंट बाय वॉल्यूम लिखोगे, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि करंट वॉल्यूम पे नहीं रहते हैं, करंट ऑलवेज सरफेस पे रहते हैं। तो सरफेस मतलब एरिया, तो करंट कितना है, कितनी एरिया पे, कितना एरिया पे कितना करंट है, उसे हम बोलेंगे करंट डेंसिटी, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना होता है, एकदम क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे जो फ्लक्स मिला हमें, तो फ्लक्स डेंसिटी कितना होंगे, फ्लक्स डेंसिटी will be equal to flux divided by एरिया। तो एरिया कितना है, तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया कितना होंगे, तो स्फेयर है, स्फेयर की एरिया हमें मालूम है
4πr²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 इंटू पाई की वैल्यू आपको मालूम है, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 भी लिख सकते हो, इंटू आर की वैल्यू देकर रखा है ना 0.5 मीटर और स्क्वायर। तो इसके जो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएंगे वो कितना होंगे, 6.4 इंटू 10⁵, 6.4 इंटू 10⁵। ठीक है, तो एक टास्क है आप लोगों के लिए। हाँ, आंसर सही है, 6.4 इंटू 10⁵ न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। देखो ये जो बुक है यहाँ पे भी ये क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड वे में सॉल्व करके रखा एकदम, मतलब इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप तक कैसे गया, किस तरह गया, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब एक्सप्लेन नहीं किया कुछ। ठीक है, तो मैंने बोर्ड में क्या किया, इन्हीं चीज़ों को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाया। ठीक है, तो आप लोगों का टास्क क्या है, ये जो फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या है वो निकलना है। ठीक है, देख के नहीं लिखना। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों के पास भी ऐसा लग रहा है, लेकिन वहाँ से देख के नहीं लिखना। ठीक है, तो किस तरह से निकलोगे फ्लक्स डेंसिटी की ऐसा यूनिट, वो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके, तभी तो मुझे समझ में आएंगे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है ना। अगर नहीं कर पाओगे तो क्या होगा कुछ नहीं होगा, मुझे बोलना, फिर से समझा दूंगा। ठीक है, ओके, तो एक काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो और इसको नोट डाउन करके रखो अच्छे से। ठीक है, हाँ, तो इसको सॉल्व करना अभी करना। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, करने के बाद देखो ये आंसर आते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अगर आएंगे तो बोलना कमेंट सेक्शन में। ओके, देखो ये वीडियो अभी 1 घंटा होने वाला है ना, तो ऑब्वियसली हर किसी का पेशेंस नहीं होता है इतना लंबा वीडियो देखने का, है ना, लेकिन आप लोगों को देखना होगा। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छा मार्क चाहिए और आप लोगों को कॉम्पीट करना है उन बच्चों से जो ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी ये सब कर चुके होंगे, जो जानते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, तो उनसे आगे निकलना होगा आपको, तभी आप कुछ कर पाओगे, है कि नहीं। अदरवाइज क्या होंगे, तो जब आप JEE नीट या जो बोर्ड एग्जाम दोगे तो उस केस में क्या होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो कितना 10 लाख 15 लाख इतना स्टूडेंट होते हैं ना, तो उन स्टूडेंट्स के बीच में आप लोगों को कॉम्पीट करना होगा। इसलिए आपको ये चीज़ देखना होगा कि यहाँ पे ये जो मैं समझा रहा हूँ, जो भी टीचर समझा है, मतलब तो वो सब चीज़ें नेसेसरी है कि नहीं। ठीक है, तो अगर वो नेसेसरी है, अगर आप बोर भी हो रहे हो तब भी आपको करना होगा। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग कराने की कोशिश करा ही रहा हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो, जब आप बेसिक से चीज़ों को समझते हो, ठीक है, उस केस में आपको एक फील आता है कि मतलब हाँ मैं कर पाऊँगा। ठीक है, तो इसलिए बेसिक से समझना चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग अगर यहाँ पे इतना लंबा वीडियो देख के कुछ बोर टाइप का फील हो रहा है, तो आप समझो कि दिस इज़ नेसेसरी फॉर यू। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा नेसेसरी है। आप लोगों को कब समझ में आएंगे ये चीज़, जब एग्ज़ाम में बैठोगे। ठीक है, तो इस तरह की अगर लंबा वीडियो देखना पड़े तो आप लोग एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा मतलब पॉज करो वीडियो को, फिर जो यहाँ पे लिखना है चीज़ें, है ना, उसको नोट डाउन करो, या तो एक गिलास पानी पी के आ जाओ, है ना, या तो ऐसे सांस लेते हो ना थोड़ा सा। अब वीडियो को पॉज करो, एकदम सावधान पोजीशन में बैठो, बैठने के बाद ऐसे गहरी सांस लो। ठीक है, तो ऐसे 3-4 बार सांस लो तो आराम से फिर रिफ्रेश हो जाएंगे माइंड। ठीक है, तो उसके बाद फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं भूलना कि दिस इज़ नेसेसरी फॉर यू। ठीक है, तो ऑलवेज नेसेसिटी को प्रायोरिटी देना, एंटरटेनमेंट तो होते रहेंगे, है ना। ओके, तो देखो ये जो क्वेश्चन है क्या पूछा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ ए क्लोज क्यूब ऑफ लेंथ L if a charge Q is placed at the center and at one of its vertices। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो इजी है, और जो बी पार्ट है ये थोड़ा सा क्रिटिकल तो नहीं कहूँगा, आप तो अभी कर पाओगे, समझ ही लिए चीज़ों को, है ना। तो टेक्निक भी समझ लिया किस तरह से गॉस लॉ के अप्लाई किए जाते हैं ना, तो कर पाओगे आराम से। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को, है ना। आप लोग एक काम करो, खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, करके एक बार खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है,
ओके, तो क्या लग रहा है, कर पाओगे? हाँ, क्यों नहीं कर पाओगे? गिर गया। ना कर पाने की रीजन ही नहीं है कुछ, है ना? इतना अच्छे से समझ लिया आप लोग। देखो, ये जो ए पार्ट है, ए पार्ट में क्या बोला आपको कि एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। तो इस क्यूब के अंदर एक चार्ज रखा, क्यूब, ठीक है। तो अभी देखो, इस क्यूब की कितना सरफेस है? 6 सरफेसेस है इन टोटल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो 6 सरफेसेस है, ओके, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होंगे वो फ्लक्स कितना होंगे? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस ने यही बोला हमें, ठीक है। तो आपको पूछा कि एक सरफेस में से कितना फ्लक्स होंगे, वो पूछा, ठीक है। तो ये क्या है? टोटल फ्लक्स। तो ये जो फ्लक्स है ये 6 सरफेसेस में से है, ठीक है। तो 6 सरफेसेस में से ये फ्लक्स है इतना सा। तो एक सरफेस में कितना होंगे? तो फ्लक्स थ्रू, यही तो पूछा ना कि फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस कितना होंगे, ठीक है। थ्रू ईच सरफेस कितना होंगे, बोलो क्या लिखोगे? आप लिखोगे क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, ए पार्ट, है ना। लेकिन बी पार्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको ध्यान से देखो। हाँ, यहाँ पे कर लेते हो। देखो, मान लेते हैं ये एक क्यूब है, ओके। तो बी पार्ट में भी सेम क्वेश्चन कि फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस कितना होंगे, ठीक है। तो ये है एक क्यूब, वही सेम क्यूब। तो पहले आपको बोला ए पार्ट में कि ये जो चार्ज है, चार्ज को इनसाइड द क्यूब रखा, सिंपल था केस। लेकिन अभी आपको बोला ये जो चार्ज है इसको अपने वर्टेक्स में रखा। वर्टेक्स मतलब क्या? कॉर्नर पे, ठीक है। तो आपने क्या किया, चार्ज को यहाँ पे रखा। सपोज एक कोई भी कॉर्नर ले लो, ठीक है। यहाँ पे कितना कॉर्नर है इन टोटल? 1 2 3 4 है ना, नीचे भी 1 2 3 4, ठीक है। तो 8 कॉर्नर है इन टोटल, ओके। तो आपको बोला कि कोई भी एक कॉर्नर पे इस चार्ज को रखो और फ्लक्स कितना होंगे वो निकालो। ध्यान से देखना ये चीज़, ठीक है। एक काम करता हूँ ना, मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमको मिल गया एक क्यूब। तो यहाँ पे देखो, इस कॉर्नर पे जब आप चार्ज को रखोगे तो फ्लक्स कब मिलते हैं? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के थ्रू पास होते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज है इस सरफेस के थ्रू, इस सरफेस के थ्रू और इस सरफेस के थ्रू, जो ये जो तीनों सरफेसेस, चार्ज को मैंने यहाँ पे रखा है ना, तो ये तीनों सरफेसेस चार्ज से अटैच है, ठीक है। तो इस चार्ज से ये तीनों सरफेसेस जुड़ा हुआ है ना। तो ये तीनों सरफेसेस फ्लक्स पे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्यों? ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो चार्ज है, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पैरेलली निकलेंगे। तो यहाँ पे चार्ज है ना, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो इसका मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे इस सरफेस के थ्रू नहीं गुजरेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो चार्ज है ना, यहाँ पे रखा, तो इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे, है ना। तो इस सरफेस के थ्रू पास नहीं हो रहे हैं, ओके। तो इस सरफेस के ऊपर से पास हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये जो सरफेस है, इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास होंगे, है ना, सरफेस के ऊपर से। तो अगर सरफेस के थ्रू पास नहीं हो रहे, सरफेस के ऊपर से पास हो रहे, है ना, तो उस केस में क्या होंगे? फ्लक्स जीरो होंगे। यानी ये तीनों सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होंगे? जीरो होंगे। लेकिन ये जो चार्ज है, ये चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला वो यहाँ से पास होंगे कि नहीं? यानी इस सरफेस से, हाँ बोलो, ऑब्वियसली होंगे। तो फिर यहाँ पे चार्ज है, तो ये जो नीचे की सरफेस है यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे, और पीछे जो सरफेस है वहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे। यानी आप बोल सकते हो यहाँ पे टोटल 6 सरफेसेस है, 3 सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे और 3 सरफेसेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 सरफेसेस फ्लक्स पे कंट्रीब्यूट करेंगे और 3 सरफेसेस फ्लक्स पे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ से एक काम करता हूँ ना, मैं इसको मिटा के अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आप नोट डाउन करके रखना, ठीक है। देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकलना है, कितना होंगे? थ्रू ईच सरफेस, ठीक है। लेट्स कंसीडर ये जो सरफेस है यहाँ से
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना निकलेंगे, यानी वहाँ पे कितना फ्लक्स होंगे, वो हमको पूछा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्लोज सरफेस चाहिए। ठीक है, तो क्लोज सरफेस क्या करोगे, अब इमेजिन करोगे, है ना। तो क्लोज सरफेस को इमेजिन कर लेते हैं इस तरह से। मैं कोशिश कर रहा हूँ 3D फील देने की, आप लोग भी कोशिश करो खुद से, है ना। ओके, तो ये होंगे इस तरह से। तो देखो, अभी भी ये जो चार्ज है ये अभी भी स्फेयर के अंदर, ये जो क्लोज सरफेस है इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर रखने के लिए क्या करना होगा, ऊपर भी इस तरह से एक सेटअप बनाना होगा। ठीक है, तो ऐसे बना लेते हैं। तो आप लोग खुद से ट्राई करना। हाँ, इस तरह से होंगे क्या। ओके, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, मतलब फिजिक्स टीचर को भी आर्टिस्ट होना होगा। है ना। तो हाँ, ये तो ऊपर है गया। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे बनाया, इसको ऐसे बनाया। ठीक है, तो फिर क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, इस तरह से। अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ओके, तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर अभी बीच में क्या है, ये चार्ज है। तो इस केस में कितना सरफेसेस होंगे उसको कैसे आप इमेजिन करोगे। ठीक है, ऐसे इमेजिन करो। एक्चुअल में इसका एक डायग्राम बनाता हूँ। तो ये है एक क्यूब, तो ऑब्वियसली ये तो क्यूब ही है ना, ये पूरा का पूरा क्यूब है। ठीक है, तो इसको हमने मार्कर का भी क्या हो गया अभी। ओके, तो ये हमने इमेजिन किया, ये एक क्यूब है। ओके, तो इसके अंदर अभी चार्ज है। अभी ध्यान से देखो, तो ये जो ऊपर की सरफेस है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस को हम अगर कंसीडर करें, ये जो सरफेस है, ये सरफेस ये है। ठीक है, ये है। ओके, और फिर ये जो सरफेस है ऊपर की, तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस कौन सी है, ये सरफेस है ये। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितना सरफेसेस है, एक क्यूब में 6 सरफेस होते हैं। ठीक है, एक क्यूब में। तो ऊपर की जो सरफेस है यहाँ पे इन टोटल 4 सरफेसेस है ना, ये है एक, और ये एक है, और ये है। ठीक है, तो ऊपर की जो ये सरफेस है यहाँ पे टोटल कितना सरफेसेस है, 4 सरफेसेस है। ठीक है, ये। तो ये जो फ्रंट की सरफेस है, ये जो फ्रंट की सरफेस है, यहाँ पे भी इन टोटल 4 सरफेसेस है। कौन कौन सी, ये है ना, तो ये है, ये है, ये है। तो ध्यान से देखो, एक क्यूब में इन टोटल 6 सरफेस होते हैं। ठीक है, तो ऊपर की जो सरफेस है इसमें 4 सरफेसेस आ गया। तो ये जो साइड की सरफेसेस है यहाँ पे भी क्या आएंगे, 4 सरफेस आएंगे। ठीक है, तो यानी आप बोल सकते हो एक सरफेसेस में 4 सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पाया कि एक सरफेस में इन टोटल 4 सरफेसेस है। ठीक है, देखो एक बार समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन टोटल 6 सरफेसेस है। तो एक सरफेस के लिए कितना सरफेस है, 4 है। तो 6 सरफेस के लिए कितना होंगे, 24 सरफेस होंगे। ठीक है, तो यानी आप बोल सकते हो ये जो छोटी छोटी सरफेसेस है, इस तरह की स्मॉल सरफेसेस कितना है, 24 सरफेसेस है। ठीक है, और ये जो चार्ज है एकदम बीचों बीच इनसाइड रखा गया।
ओके, तो आपको पूछा क्या था कि इस सरफेस में से कितना फ्लक्स होंगे, वो पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 24 सरफेसेस में कितना फ्लक्स होंगे, फ्लक्स थ्रू 24 सरफेसेस दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एक सरफेसेस में से कितना फ्लक्स होंगे बोलो, सिर्फ एक सरफेसेस में से, ठीक है। तो एक सरफेसेस में कितना होंगे, इसको 24 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू इच सरफेस, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आया समझ में, देखो एक बार खुद से, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या पाया कि यहाँ पे इन टोटल एक क्यूब में कितना सरफेसेस होते हैं, 6, ठीक है। तो एक सरफेस में 4 सरफेस है ना, छोटी छोटी 4 सरफेस। तो यहाँ पे 6 सरफेसेस में कितना सरफेसेस होंगे छोटी छोटी, इस तरह से 24, ठीक है। तो 24 सरफेसेस के लिए यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स होंगे दैट इज गिवन बाय गॉस लॉ व्हिच इज हाउ मच, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, तो एक सरफेस के लिए कितना फ्लक्स होंगे, वही तो पूछा ना क्वेश्चन में, तो कितना होंगे, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाय 24 एप्सिलॉन, 24 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग इमेजिन करना, ठीक है, पेपर पेन लेके अच्छे से ड्रॉ करना। अगर ड्रॉ नहीं करोगे तो इमेजिन नहीं कर पाओगे, अच्छे से ड्रॉ करके देखो खुद से, है ना। तो गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें क्या बनाना होगा, एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस मतलब क्लोज सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज को हमने क्या रखा, एनक्लोज रखा पूरा का पूरा सरफेस में, पहले एनक्लोज नहीं था, पहले कॉर्नर पे था, ठीक है। तो कॉर्नर पे रहेंगे तो एनक्लोज नहीं होंगे, तो हम गॉस लॉ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमने क्या किया, ऊपर ऐसे इस तरह से सेटअप को बनाया ताकि ये जो चार्ज है ये चार्ज इनसाइड दिखे, ठीक है। तो अभी ये चार्ज इनसाइड है, तो हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई कर पाए, तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन लिखा, ठीक है। तो फिर एक सरफेस के लिए कितना आया, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, इजी है, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे, 3 एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आप लोग बने रहना, ठीक है, ओके। प्लेलिस्ट में जाके हर वीडियोस को चेक कर लेना, एकदम बेसिक से एसएलआर से मैंने सिस्टमेटिकली बिगिनिंग से लास्ट तक समझाया चीज़ों को, ठीक है, ओके, थैंक यू।